हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में पुष्प की संरचना के विषय में आपको सबसे पहले पुष्प के माध्यम से समझाएंगे। फिर हमने ब्लैक बोर्ड पे पुष्प की का चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने गुड़हल का पुष्प लिया है। इस पुष्प के माध्यम से आपको समझाते हैं। पुष्प के जो भाग हैं इसके विषय में आपको बताएंगे। फिर इनके जो भाग, इनका कार्य क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला भाग इसे बोलते हैं पर्वरंत। फिर इसके ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला भाग इसे बोलते हैं पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन। फिर इसके ऊपर आप देखिए ये वाला भाग इसे बोलते हैं बाह्यदल पुंज। एक है तो बाह्यदल, और समूह के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे बाह्यदल पुंज। फिर इसके बाद देखिए ये आपको नजर आ रहा रेड वाला भाग, यानी कि इसे बोलते हैं दल। एक है तो दल, समूह के रूप में है तो बोलेंगे दलपुंज। फिर देखिए ये वाला भाग, आपको ये पीला वाला भाग नजर आ रहा होगा, इसे बोलते हैं पुमंग। एक है तो पुंकेसर, समूह के रूप में बोलते हैं तो पुमंग बोलते हैं। पुष्प का नर भाग होता है जो पुंकेसर, इसके 3 भाग होते हैं। जो ऊपर आपको फूला हुआ भाग नजर आ रहा है इसे बोलते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। और फिर ये आपको महीन सा दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं तंतु। फिर इसके ऊपर देखिए ये आपको रेड नजर आ रहे हैं, ये पुष्प का मादा भाग होता है, इसे बोलते हैं जायांग। एक है तो बोलेंगे स्त्री केसर, और समूह के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे जयांग। और जो इसके ऊपर ये रेड फूला हुआ भाग है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, और ये वाला भाग इसे बोलते हैं वर्तिका, और इसके नीचे जो भाग है इसे बोलते हैं अंडाशय। तो हमने आपको जो ये गुड़हल का पुष्प है, इस पुष्प के विषय में हमने आपको बताया कि कितने भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें जो पुष्प होते हैं उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो पुष्पों में ही पाए जाते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले जो गुड़हल का पुष्प है इस पुष्प के माध्यम से आपको बताया है। अब देखिए हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे एक पुष्प बनाया है। अब हम आपको इस पुष्प के सहायता से समझाएंगे। तो देखिए ये वाला जो भाग मैंने अभी आपको गुड़हल के पुष्प में गिना है, ये वाला भाग है, इसे बोलते हैं बाह्यदल। एक है तो बोलेंगे बाह्यदल, और अगर समूह के रूप में होता है तो बोलते हैं बाह्यदल पुंज। फिर ये वाला भाग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दल, यानी कि जो रेड वाला भाग अभी हमने आपको गुड़हल के पुष्प में बताया है, अगर एक है तो दल, और अगर समूह के रूप में होता है तो उसे बोलते हैं दल पुंज। फिर ये वाला भाग, ये पुष्प का नर भाग होता है, इसे बोलते हैं पुंकेसर। एक है तो बोलेंगे पुंकेसर, और समूह के रूप में है तो बोलेंगे पुमंग। फिर इसके ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं परागकोश, इसी परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। फिर ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग इसे बोलते हैं तंतु। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला भाग, ये है स्त्री केसर। एक है तो स्त्री केसर, और समूह के रूप में होगा तो बोलेंगे जायांग। फिर जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये वाला भाग इसे बोलते हैं वर्तिका, और ये नीचे वाला भाग इसे बोलते हैं अंडाशय। ये है पुष्प के भाग। अब हम आपको बताते हैं जो पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इनका कार्य क्या होता है। तो जो बाह्यदलपुंज होता है ये क्या करता है, पुष्प की सुरक्षा करता है और कलिकावस्था में पोषण प्रदान करता है। फिर इसके बाद देखिए जो दलपुंज होता है ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है और परागण क्रिया में सहायता करता है। फिर ये देखिए ये है हमारा क्या, पुंकेसर। जो पुंकेसर है, मैंने कहा था एक है तो इसे पुंकेसर बोलेंगे, समूह के रूप में है तो इसे बोलते हैं पुमंग। तो कई पुंकेसर से मिलकर पुमंग बनता है। जो इसके ऊपर फूला हुआ भाग होता है इसे बोलते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण। ये भी जनन क्रिया में भाग लेता है। फिर इसके बाद देखिए ये हमारा भाग होता है ये स्त्री केसर। एक है तो स्त्री केसर, और कई मिल जाते हैं, यानी कि समूह के रूप में होते हैं तो इसे बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग। जो ये इसका निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, ये भी जनन क्रिया में भाग लेता है। तो हमने आपको बताया, सबसे पहले गुड़हल के पुष्प के माध्यम से आपको समझाया। फिर जो ये चित्र बना था इस चित्र के माध्यम से भी हमने आपको बताया पुष्प की संरचना के कार्य। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे।
तो हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना। इसमें लिखेंगे आवृतबीजी या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जननांग पुष्पों में पाए जाते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसमें लिखेंगे नंबर 1 बाह्यदल पुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 जायांग। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बाह्यदल पुंज। इसमें लिखेंगे बाह्यदल पुंज पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है और कलिकावस्था में पोषण प्रदान करता है। हमने आपको जो गुड़हल का पुष्प है उसमें हमने आपको बताया था कि जो बाह्यदल पुंज होता है, अगर एक है तो बाह्यदल, अगर समूह के रूप में होता है तो उसे बोलते हैं बाह्यदल पुंज। इसका कार्य होता है ये पुष्प की सुरक्षा करता है और कलिकावस्था में पोषण प्रदान करता है। इसके बाद अगले डालेंगे दल पुंज। इसमें लिखेंगे ये रंगीन होते हैं, परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। इसके बाद नंबर 3 है डालेंगे पुमंग। इसमें लिखेंगे यह कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। पुंकेसर प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे जायांग। इसमें लिखेंगे यह कई स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि जो पुष्प की संरचना है इसके विषय में हमने आपको पुष्प के माध्यम से समझाया। फिर हमने आपको लिखकर भी बताया कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। इसके बाद अगली हेड डालेंगे एकलिंगी पुष्प, यानी कि एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में पूछ देता है कि एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें जायांग व पुमंग में से केवल एक चक्र उपस्थित होता है, यानी कि जो पुष्प होता है उसमें या तो जायांग होगा या पुमंग हो, 2 में से एक अगर उपस्थित हो तो उसे बोलते हैं एकलिंगी पुष्प, जैसे पपीता, तरबूज। फिर अगले डालेंगे द्विलिंगी पुष्प। इसमें लिखेंगे इसमें जायांग व पुमंग दोनों चक्र उपस्थित होते हैं। जैसे अभी हमने आपको जो गुड़हल का पुष्प है उसमें हमने आपको बताया उसमें मेल फीमेल यानी कि जायांग और पुमंग दोनों उपस्थित थे। तो द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हों। या लिखेंगे जिसमें जायांग व पुमंग दोनों चक्र उपस्थित होते हैं। उदाहरण सरसों, गुड़हल। फिर अगले हम डालेंगे पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं। तो जिस पुष्प में चारों चक्र उपस्थित हों, यानी कि बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, जिसमें ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं पूर्ण पुष्प। और अपूर्ण पुष्प किसे बोलते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित हों, यानी कि बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग जो ये होते हैं इसमें से एक या एक अनुपस्थित हो, चाहे एक कम हो चाहे 2 कम हो, तो उसे बोलेंगे अपूर्ण पुष्प। तो बच्चों, सबसे पहले हमने आपको गुड़हल के पुष्प के माध्यम से समझाया। फिर जो ब्लैक बोर्ड पे हमने पुष्प का चित्र बनाया था उस चित्र के माध्यम से आपको बताया। फिर हमने पंच पर लिखकर आपको समझाया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे परागण किसे कहते हैं। और परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के लाभ और हानि, परपरागण के लाभ और हानि। इस वीडियो में हम आपको पूरा जो चैप्टर हमारा है परागण के विषय में सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पुष्प के माध्यम से समझाते हैं। तो परागण कहते किसे हैं, पराग कोश में बने परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो पहले हम आपको जो पुष्प है हमारा गुड़हल का पुष्प, इस पुष्प के माध्यम से आपको इसके भाग आपको बताते हैं किसे क्या कहते हैं। ये वाला भाग इसे बोलते हैं पर्वरंत, और इसके ये वाला भाग है जो आपको नजर आ रहा है इसे बोलते हैं पुष्पासन यानी कि पुष्प का आसन। और इसके बाद इसके ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं
बाह्य दल पुंज, यानी कि एक है तो बाह्य दल और समूह के रूप में है तो बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ये आपको रेड वाला नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं दल। एक है तो दल, समूह के रूप में है तो दलपुंज बोलते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर ये पीले पीले नजर आ रहे होंगे बहुत सारे, ये पुष्प का नर भाग होता है। और ये अगर समूह के रूप बोलेंगे तो बोलेंगे पुमंग। एक है तो बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर जो है इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, परागकण और तंतु। जो ऊपर फूला हुआ भाग आपको नजर आ रहा है ये है आपका परागकोश, और परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। ये जो लंबा वाला भाग नजर आ रहा है इसे बोलते हैं तंतु। फिर इसके ऊपर देखिए ये है आपका जायांग, यानी कि पुष्प का मादा भाग होता है। और अगर एक है तो इसे बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये लंबा वाला भाग इसे वर्तिका, इसके नीचे क्या होते हैं अंडाशय। ये पुष्प के भाग होते हैं जो हमने आपको, जो गुड़हल का पुष्प इसमें आपको बताया है। अब हम आपको बताते हैं परागण कहते किसे हैं। यानी कि जो ये पुष्प है इसमें जो परागकोश है, परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। ये परागकण निकलकर मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा परागण। अब चाहे वो वायु के माध्यम से पहुंचे चाहे कीटों के माध्यम से पहुंचे, किसी न किसी माध्यम से अगर वो पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है परागण। परागण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण के लिए केवल एक पुष्प की आवश्यकता होती है और परपरागण के लिए 2 पुष्पों की आवश्यकता होती है। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? ये जैसे हमारा पुष्प है, ये परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलकर और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा स्वपरागण। अब परपरागण किसे कहते हैं? तो मैंने कहा है कि परपरागण के लिए 2 पुष्पों की आवश्यकता होती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने गुड़हल के 2 पुष्प लिए हैं। अब मान लीजिए ये जो पुष्प है इसमें से परागकोश से परागकण निकलकर और ये जो पुष्प है इसकी वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा परपरागण। तो हमने आपको जो गुड़हल का पुष्प है इसके माध्यम से हमने आपको समझाया कि परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं। अब देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाया है, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे चित्र नजर आएंगे। ये चित्र जो है हमारा एक शिष्य है हिमांशु प्रजापति, उसने चित्र बनाया है। मैंने जो है पुष्प के माध्यम से समझाने जा रहा था तो उसने कहा कि सर रहने दीजिए, मैं अच्छे चित्र बना देता हूं। तो देखिए हिमांशु प्रजापति ने चित्र बनाया है, तो हम इस चित्र के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि परागण किसे कहते हैं, और अब हम आपको बताते हैं जो चित्र बने हैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो मैंने कहा परागण किसे कहते हैं, तो मैंने कहा परागकोश में बने परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की घटना को या क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? मान लीजिए ये एक पुष्प है और ये हमारा क्या है परागकोश। इस परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं स्वपरागण। यानी कि ये परागकोश है, इस परागकोश के अंदर परागकण है, ये परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा स्वपरागण। अब परपरागण कैसे होगा, ध्यान से देखिए। जो परपरागण है इसके लिए 2 पुष्पों की आवश्यकता होती है। देखिए हमने ब्लैक बोर्ड पे 2 पुष्प बनाए हैं और परपरागण के लिए 2 पुष्पों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारा क्या है परागकोश, ये परागकोश के अंदर है परागकण और इसमें से परागकण निकलकर और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा परपरागण। क्या हो जाएगा परपरागण। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले जो गुड़हल का पुष्प है उस पुष्प के माध्यम से आपको बताया परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। फिर हमने आपको बताया जो ब्लैक बोर्ड पे चित्र हमने बनाए हैं इस चित्र के माध्यम से भी आपको बताया कि स्वपरागण, परपरागण और परागण किसे कहते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण परपरागण। और स्वपरागण परपरागण लाभ हानि आप कैसे लिखेंगे अब हम आपको पंच के माध्यम से लिखकर समझाते हैं। तो अब हम डालेंगे परागण, तो इसमें लिखेंगे जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को परागण कहते हैं। यानी कि
अभी हमने आपको जो गुड़हल का पुष्प है उस पुष्प के माध्यम से हमने आपको बताया कि जो पुष्प होता है, पुष्प में जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष के अंदर जो परागकण होते हैं, वो परागकण निकल कर जो पुष्प की वर्तिकाग्र है, यानी कि जो पुष्प का मादा भाग है उस पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, परागण। चाहे उसी पुष्प पे जाए या दूसरे पुष्प पे पहुंच जाए, चाहे वायु के माध्यम से जाए या कीटों के माध्यम से जाए, तो क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। अब अगले डालेंगे परागण के प्रकार। इसमें लिखेंगे परागण दो प्रकार का होता है, नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 पर परागण। अब हाइड्रोजन डालेंगे स्वपरागण। इसमें लिखेंगे जब किसी एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी कि एक पुष्प हो, उसी पुष्प में से पराग कोष से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाता है। अब अगले डालेंगे स्वपरागण के लाभ। तो इसमें लिखेंगे इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। नंबर 2 स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। नंबर 3 स्वपरागण की क्रिया समय पर होती है। नंबर 4 इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है। नंबर 5 इसमें किसी दूसरे पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों ये हैं स्वपरागण के लाभ। अगले डालेंगे स्वपरागण की हानियां। इसमें लिखेंगे इसमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। नंबर 2 पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर हो जाते हैं। नंबर 3 इसमें बीज जल्दी पकते नहीं है। नंबर 4 इसमें फल अक्सर छोटे होते हैं। ये हैं स्वपरागण की हानियां। अब अगली है डालेंगे पर परागण। तो इसमें लिखेंगे जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इस घटना को परपरागण कहते हैं। यानी कि जो एक पुष्प होता है, एक पुष्प के पराग कोष से परागकण निकलकर और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, परपरागण। अब इसके बाद डालेंगे परपरागण के लाभ। इसमें लिखेंगे नंबर 1 परपरागण से बने फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं। नंबर 2 इसमें नए लक्षणों का विकास होता है। नंबर 3 इससे बने पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। नंबर 4 इसमें उपज अधिक होती है। अब अगले डालेंगे पर परागण से हानि। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1 इसके लिए परागकण अधिक खर्च होते हैं। नंबर 2 इस क्रिया के लिए एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहता है, यानी कि जो पर परागण से हानि क्या है, इसमें एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 3 इसमें जाति की शुद्धता नहीं रह जाती है। नंबर 4 यह क्रिया निश्चित होती है। तो बच्चों इस वीडियो में सबसे पहले हमने आपको पुष्प के माध्यम से समझाया, फिर हमने जो ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाए थे उस चित्र के माध्यम से आपको बताया कि परागण कैसे होता है, स्वपरागण कैसे होता है, परपरागण कैसे होता है। फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया है कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि द्विनिषेचन और दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। ये जो द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्वेश्चन है ये परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये जो दोहरा निषेचन है इसकी खोज एसजी नवासिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में किया था। यानी कि किस सन में किया था, 1898 ईस्वी में। कौन से वैज्ञानिक थे, एस जी नवासिन। यानी कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज एस जी नवासिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में किया था। उन्होंने बताया कि जो परागनलिका है इसमें 2 नरयुग्मक पाए जाते हैं। इसमें से एक नरयुग्मक आकर अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये भ्रूण कोश है, इसमें देखिए
ये अंड कोशिका है, ये दोनों सहायक कोशिकाएं हैं, ये ध्रुवीय कोशिकाएं हैं, ऊपर 3 कोशिका नजर आ रही है, प्राथमिक कोशिकाएं हैं। अब देखिए ये क्या है, पराग नलिका। ये पराग नलिका है। जब एक नर युग्मक आता है और अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तो इसे कहते हैं सत्य निषेचन। ये द्विगुणित होता है, यानी कि एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका, दो हो गए इसे लिखेंगे, या द्विगुणित होता है और युग्मनज बनता है। बाद में इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। फिर देखिए दूसरा नर युग्मक आता है और दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है और त्रिगुणित बना लेता है, यानी कि एक नर युग्मक होता है, दो ध्रुवीय कोशिकाएं होती है, इसे लिखेंगे, या त्रिगुणित बना लेता है और प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कह सकते हैं कि एक ही भ्रूण कोष में 2 बार संलयन होता है, एक ही भ्रूण कोष में 2 बार संलयन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अब देखिए जब निषेचन हो जाता है उसके बाद, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो जब निषेचन हो जाता है पुष्प में, तो मैंने आपको बताया कि जो पुष्प है इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। और जो पुमंग होता है अगर एक है तो उसे बोलते हैं पुंकेसर, और समूह के रूप में बोलते हैं तो बोलते हैं पुमंग। अगर जो पुंकेसर होता है इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, परागकण और तंतु। और जो जायांग होता है इसके भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद पुष्प में क्या होता है, जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये सब गिर जाते हैं और अंडाशय जो है ये फल में बदल जाता है, बीजांड जो है बीज में बदल जाता है, और जो बाह्य पुंज है ये गिर जाते हैं। कभी कभी ये चिरलग्न रहते हैं, यानी कि चिपके रहते हैं, जैसे बैंगन है, मिर्चा है। ये जब निषेचन हो जाता है इसके बाद पुष्प में परिवर्तन होते हैं। और निषेचन के बाद जो जब दोहरा निषेचन हो जाता है उसके बाद जो भ्रूण कोश है इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, तो इसमें जो ये प्रथमुख कोशिकाएं हैं, जो प्रथमुख कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती हैं, और जो ये सहायक कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। जो अंड कोशिका है इससे युग्मनज बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है, और जो ये 2 ध्रुवीय कोशिकाएं हैं इनसे प्राथमिक भ्रूण पोष का निर्माण होता है। जो भ्रूण पोष बनता है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये निषेचन के बाद होती है। तो बच्चों हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि दोहरा निषेचन कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप दोहरा निषेचन के विषय में कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, इसमें लिखेंगे इसकी खोज SG नवासी ने सन 1898 ईस्वी में किया था। यानी कि SG नवासी ने वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1898 ईस्वी में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज किया था। पराग नलिका में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बना लेता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलकर त्रिगुणित बना लेता है, जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसके बाद अन्य कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। यानी कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की खोज SG नवासी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में किया था। पराग नलिका में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्मनज बना लेता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। फिर दूसरा नर युग्मक जो होता है वो 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ मिलकर त्रिगुणित बना लेता है, जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसके बाद जो अन्य कोशिकाएं हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। फिर लिखेंगे
एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं, एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन या द्वारा निषेचन कहलाती है। यानी कि एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तब युग्मनज बनता है। नर युग्मक अगुणित होता है निकेन अंडकोशिका अगुणित होती है, एन क्या हो जाएगा 2n, यानी कि युग्मनज कैसा होता है द्विगुणित होता है। फिर दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है तब प्राथमिक भ्रूण कोशिका निर्माण होता है। इसमें भी नर युग्मक अगुणित होता है, ध्रुवीय कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, और तो द्विगुणित और अगुणित मिलकर क्या बन जाएगा त्रिगुणित। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो है डालेंगे बाह्य दल पुंज लिखेंगे, या प्रायः गिर जाते हैं, कभी कभी फल के साथ चिरलग्न रहते हैं जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि। यानी कि जो बाह्य दल पुंज होता है वो गिर जाते हैं, कभी कभी फल के साथ चिपके रहते हैं, यानी कि चिरलग्न रहते हैं जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है। फिर लिखेंगे दलपुंज, ये प्रायः गिर जाते हैं, पुमंग ये प्रायः गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र ये प्रायः गिर जाते हैं, वर्तिका ये प्रायः गिर जाते हैं। यानी कि दलपुंज, पुमंग, वर्तिकाग्र, वर्तिका ये सब गिर जाते हैं। फिर अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। निषेचन के बाद ये पुष्प में परिवर्तन होते हैं। फिर अगली हेड डालेंगे निषेचन के बाद बीजांड में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे बाह्य अध्यावरण, यानी कि बीज का बीज चोल बनाता है, यानी कि जो बाह्य अध्यावरण है ये क्या करता है, जो बीज होता है उसका बीज चोल बनाता है। फिर नंबर 2 अंता अध्यावरण, इसमें क्या होता है, जो बीज का अंता कवच बनाता है, जो बीज होता है उसका अंता कवच बनाता है। नंबर 3 बीजांड व्रंत, ये नष्ट हो जाते हैं, लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है, यानी कि जो बीजांड व्रंत है ये नष्ट हो जाते हैं, लीची में इससे एक मांसल ऊतक निकलता है, यह बीज के चारों ओर होता है, इसे बीज चोल कहते हैं, यह खाने योग्य भाग है। यानी कि निषेचन के बाद बीजांड में ये परिवर्तन होते हैं। अब अगली हेड डालेंगे निषेचन के बाद भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जब निषेचन हो जाता है तब भ्रूण कोश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं, युग्मनज भ्रूण बनाता है, यानी जो युग्मनज है वो भ्रूण बनाता है, जो प्रतिमुख कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। नंबर 3 भ्रूणपोष केंद्रक, ये भ्रूणपोष बनाता है, और सहायक कोशिकाएं ये नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको सबसे पहले दोहरा निषेचन के विषय में चित्र के माध्यम से समझाया, फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर हमारे वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप स्वपरागण और परपरागण में अंतर कैसे लिखेंगे। तो आप बीच में एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे स्वपरागण और दूसरी तरफ लिखेंगे परपरागण। अब स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 1 पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी कि स्वपरागण के लिए जो पुष्प है उसमें मेल और फीमेल दोनों का होना आवश्यक है, या कह सकते हैं पुमंग और जायांग दोनों का होना आवश्यक है। फिर लिखेंगे परपरागण की तरफ पुष्प द्विलिंगी या एकलिंगी हो सकते हैं, पुष्प या तो द्विलिंगी हो चाहे एकलिंगी। परपरागण में क्या होता है, जो एक पुष्प होता है, एक पुष्प से पराग कोश से पराग निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो हो जाता है परपरागण। अब जो परागकण है चाहे वो वायु के माध्यम से जाए चाहे वो कीटों के माध्यम से जाए। फिर दूसरा है नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है, यानी कि स्वपरागण की क्रिया के लिए नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। फिर
पर परागण की तरफ लिखेंगे नंबर 2, अधिकतर अवस्थाओं में नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। यानी जो पर परागण की क्रिया है इसमें अधिकतर अवस्थाओं में क्या होता है, नर और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। फिर नंबर 3 लिखेंगे, इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। यानी कि जो स्वपरागण की क्रिया है वो एक ही पुष्प में होती है, इसलिए इसमें जो परागकण वो कम खर्च होते हैं। फिर पर परागण की तरफ लिखेंगे नंबर 3, इसमें परागकण अधिक खर्च होते हैं। जो पर परागण की क्रिया है वो एक पुष्प से पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिका पर जाते हैं तो बहुत सारे परागकण जो है नीचे गिर जाते हैं, या तो वायु के माध्यम से जाते हैं या कीटों के माध्यम से जाते हैं। इसलिए जो पर परागण की क्रिया इसमें परागकण ज्यादा खर्च होते हैं। फिर नंबर 4 लिखेंगे स्वपरागण की तरफ, इससे बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। अब पर परागण की तरफ लिखेंगे नंबर 4, इससे बने बीज अधिक भारी व बड़े होते हैं। फिर स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 5, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो स्वपरागण की क्रिया है इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर लिखेंगे पर परागण की तरफ नंबर 5, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि जो पर परागण की क्रिया है इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जो परागकण है चाहे वो वायु के माध्यम से पहुंचे चाहे कीटों के माध्यम से पहुंचे, इसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या किसी न किसी माध्यम से ही वो पहुंचता है वर्तिकाग्र तक। फिर स्वपरागण की तरफ लिखेंगे नंबर 6, इस परागण से पौधे की शुद्धता बनी रहती है। क्योंकि जो स्वपरागण होता है एक ही पुष्प में होता है, इसलिए इस परागण से पौधों की शुद्धता बनी रहती है। फिर लिखेंगे पर परागण की तरफ नंबर 6, इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो ये पर परागण की क्रिया है ये एक नहीं दो पुष्पों में होती है, यानी कि दो पुष्प होते हैं। एक पुष्प से पराग कोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं, तब हो जाता है पर परागण। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है कि स्वपरागण और पर परागण में अंतर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर। अब बीच में एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे भ्रूण कोश और दूसरी तरफ लिखेंगे भ्रूण पोष। अब भ्रूण कोश की तरफ लिखेंगे नंबर 1, यह अगुणित होता है। यानी कि जो भ्रूण कोश होता है ये अगुणित होता है। अब भ्रूण पोष की तरफ लिखेंगे नंबर 1, यह त्रिगुणित होता है। क्योंकि हमने आपको दोहरा निषेचन पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब एक नर युग्मक आता है और अंड कोशिका के साथ संलयित होता है तब युग्मनज का निर्माण होता है, और जब दूसरा नर युग्मक आता है दो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित होता है तब भ्रूण पोष का निर्माण होता है। इसलिए एक होता है नर युग्मक और दो होते हैं ध्रुवीय कोशिकाएं, इसीलिए इसे बोलते हैं त्रिगुणित। अब भ्रूण कोश की तरफ लिखेंगे नंबर 2, यह बीजांड में पाया जाता है। यानी कि जो भ्रूण कोश होता है यह बीजांड में पाया जाता है। अब भ्रूण पोष की तरफ लिखेंगे नंबर 2, यह बीजों में पाया जाता है। यानी कि जो भ्रूण पोष होता है यह बीजों में पाया जाता है। अब नंबर 3 लिखेंगे भ्रूण कोश में इसका निर्माण निषेचन क्रिया से पहले होता है। यानी कि जो भ्रूण कोश होता है इसका निर्माण निषेचन क्रिया के पहले ही हो जाता है। अब लिखेंगे भ्रूण पोष की तरफ नंबर 3, इसका निर्माण निषेचन क्रिया के बाद होता है। यानी कि जब निषेचन हो जाता है उसके बाद भ्रूण पोष का निर्माण होता है। यह भ्रूण पोष जो होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब भ्रूण कोश की तरफ लिखेंगे नंबर 4, यह भ्रूण के विकास में सहायक होता है।
यानी कि जो भ्रूण कोश होता है यह क्या करता है, जो भ्रूण होता है उसके विकास में सहायता करता है। अब लिखेंगे नंबर 4, भ्रूणपोष की तरफ, यह भ्रूण के पोषण में सहायक होता है। हमने आपको बताया कि जो भ्रूण होता है और भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब लिखेंगे नंबर 5, भ्रूणकोश की तरफ, इसमें भोजन संचित नहीं रहता है। यानी कि जो भ्रूणकोश होता है इसमें भोजन संचित नहीं रहता है। अब लिखेंगे नंबर 5, भ्रूणपोष की तरफ, इसमें भोजन संचित रहता है। यानी कि जो भ्रूणपोष होता है इसमें भोजन संचित रहता है और भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर समझाया है। सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अवश्य तैयार कर लेंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे कि आप बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे बहुभ्रूणता पर टिप्पणी। इसमें लिखेंगे एक बीज में एक या एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। यानी कि एक बीज में एक या एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अब इसके आगे लिखेंगे बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहाग नामक वैज्ञानिक ने संतरे के बीजों में किया था। यानी कि जो बहुभ्रूणता है इसकी खोज जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहाग एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने संतरे के बीज में किया था। इसके आगे लिखेंगे अनावृत बीजी पौधों में यह घटना सामान्य होती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। फिर लिखेंगे एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं। यानी कि जो संतरे का बीज होता है उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहाग ने। उन्होंने खोजा था कि जो संतरे का बीज इसमें बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं। यानी कि जो एक बीज होता है इसमें बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, लेकिन इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर अगली पीढ़ी को जन्म देता है और बाकी भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। यानी कि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित होते हैं, इसमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर अगली पीढ़ी को जन्म देता है और बाकी भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है कि आप बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, अनिषेक फलन पर टिप्पणी। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसीलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अनिषेक फलन पर टिप्पणी। इसके बाद लिखेंगे अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे और ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। फिर लिखेंगे इस शब्द को नॉन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर लिखेंगे ये फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला और अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। जैसे अंगूर है, केला है, अनानास है, इन सभी में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। यानी कि ऑक्सिन और जिबरेलिन ये जो
हार्मोन से इनके छिड़काव से भी अनिषेक फलन है इसको प्रेरित किया जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप अनिषेक फलन पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लघु बीजाणु जनन, जी हाँ, इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप लघु बीजाणु जनन के विषय में आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे पुष्प के नर भाग पुंकेसर के परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बीजाणु जनन ऊतक की पराग मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। तो यह है लघु बीजाणु जनन की परिभाषा। अब हम आपको इसके विषय में चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, यानी कि 4 जो परागकण है उनका निर्माण कैसे होता है, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो ये है पुंकेसर। क्या है पुंकेसर? ये ऊपर वाला भाग है परागकोश। परागकोश को जब हम काटते हैं तब इसमें देखते हैं कि 4 लघु बीजाणुधानी दिखाई देती हैं, यानी कि जब परागकोश को काटते हैं तो इसमें 4 लघु बीजाणुधानी दिखाई देती हैं। जो लघु बीजाणुधानी होती है कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। फिर इसमें देखिए, इसमें से एक लघु बीजाणुधानी को हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं जो एक लघु बीजाणुधानी होती है इसमें पाया जाता है बीजाणु जनन ऊतक। जो बीजाणु जनन ऊतक होता है ये द्विगुणित होता है। और बीजाणु जनन ऊतक में एक कोशिका पाई जाती है अधोस्तरीय कोशिका। जो अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है ये द्विगुणित होती है। जब अधोस्तरीय कोशिका विकसित होती है यानी कि वृद्धि करती है तब ये बदल जाती है प्रपुष्प कोशिका में। और जो प्रपुष्प कोशिका होती है ये भी द्विगुणित होती है। जब प्रपुष्प कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तब यह 2 भागों में बढ़ जाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। अब हम आपको बताते हैं कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है इसके विषय में आपको बताते हैं। तो जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है इसमें 4 परतें पाई जाती हैं। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत और टेपिटम। यानी कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत और टेपिटम। इनका कार्य क्या होता है? जो बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत होती है, जो इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, यानी कि जिन पराग कणों का निर्माण होता है उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जो मध्य परत होती है इसका कार्य होता है सुरक्षा के साथ साथ आर्द्रता भी प्रदान करना। और जो टेपिटम होता है सबसे आंतरिक परत, ये क्या करती है? जो परागकण इनको पोषण प्रदान करते हैं। ये है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। यानी जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये आगे चल के 4 परतें इसकी बन जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत और टेपिटम। बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत का कार्य होता है परागकणों को सुरक्षा प्रदान करना। और जो मध्य परत होती है सुरक्षा के साथ साथ जो परागकण होते हैं उनको आर्द्रता उनकी यानी कि नमी को बनाए रखती हैं। और जो टेपिटम होता है क्या करता है? जो परागकण उनको पोषण प्रदान करता है। फिर जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होती है, जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका होती है, जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन ऊतक होता है जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। और जब पराग मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 परागकणों का निर्माण होता है। इस प्रकार जो परागकण है 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो आप ध्यान से देखिए, जब एक परागकोश को काटते हैं तो उसमें 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं और एक जो लघु बीजाणुधानी होती है उससे 4 परागकणों का निर्माण होता है।
तो इसमें देखिए 1 2 3 4 4 लघु बीजाणुधानी है। तो इससे आप समझिए कि 4 चक्कू 16 यानी कि 16 परागकणों का निर्माण होगा। तो हमने चित्र के माध्यम से जो लघु बीजाणु जनन की पूरी प्रोसेस है हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे पराग कोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, ये द्विगुणित होती हैं। इसमें बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है, ये भी द्विगुणित होता है। इसमें एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है, यह विकसित होकर परपसु कोशिका में बदल जाती है। जब परपसु कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तब यह 2 भागों में बट जाती है। नंबर 1 प्राथमिक भित्तीय कोशिका, नंबर 2 प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। अब हम डालेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इसमें लिखेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका में 4 परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, अंतःस्थितियम परत, मध्य परत, टैपिटम। जो बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि बाह्य परत और अंतःस्थितियम परत सुरक्षा प्रदान करते हैं। और मध्य परत सुरक्षा के साथ साथ आर्द्रता को भी बनाए रखती है। टैपिटम पराग कणों को पोषण प्रदान करता है, यानी कि जो मध्य परत होती है सुरक्षा के साथ साथ आर्द्रता यानी कि नमी को भी बनाए रखती है, और जो टैपिटम होता है परागकणों को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद हम डालेंगे प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका। इसमें लिखेंगे प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका का जब समसूत्री विभाजन होता है तब पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। पराग मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। जब पराग मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 परागकणों का निर्माण होता है, ये अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को हमने चित्र के माध्यम से आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताया है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नर युग्मोद्भिद का विकास, इसके विषय में आपको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे। ये जो प्रश्न है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार करके परीक्षा में जाएंगे। तो अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से नर युग्मोद्भिद का विकास इसके विषय में आप लिख देंगे। तो सबसे पहले हरि डालेंगे नर युग्मोद्भिद का विकास। इसमें लिखेंगे अंकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है। अब हम आपको सबसे पहले समझाएंगे चित्र के माध्यम से। उसमें आपको बताएंगे कि परागण पूर्व परावर्धन, यानी कि परागण होने से पहले पराग कोश के अंदर परागकण के विषय में आपको बताएंगे। इसके बाद जब परागकण परागकोश से बाहर आता है और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, इस पूरी प्रोसेस को हम आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो ये हमने चित्र बनाया है, अब हम आपको इसी चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये परागकण है और परागकण के अंदर एक केंद्रक होता है और इसमें देखिए रिक्तिकाएं होती हैं। क्या है, रिक्तिकाएं होती हैं और इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। फिर क्या होता है, जो रिक्तिकाएं हैं आपस में मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं और जो केंद्रक होता है ये आगुणित होता है। जब केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो केंद्रक है जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब 2 केंद्रक बन जाते हैं। एक होता है जनन केंद्रक और दूसरा कायिक केंद्रक। यानी कि जब केंद्रक का समसूत्री विभाजन होता है तब ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है जनन केंद्रक और दूसरा कायिक केंद्रक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तब 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक बनती है जनन कोशिका, दूसरी कायिक कोशिका। जनन कोशिका की ओर होता है जनन केंद्रक
और कायिक कोशिका की तरफ होता है कायिक केंद्रक। बीच में एक भित्ति बनती है, इसे बोलते हैं कैलिलोज। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो जनन कोशिका होती है ये तर्कु के आकार की हो जाती है। इसके बाद जनन कोशिका तर्कु का आकार ले लेती है। ये है जनन कोशिका यानी कि जनन केंद्रक। ये क्या है, कायिक कोशिका। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद परागण पश्चात पूर्व परावर्धन, यानी कि जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आ जाता है। अब यहाँ समझते हैं, यानी कि जब पराग कोश से परागकण निकल आता है, कहाँ पे आता है, वर्तिकाग्र पर। जब वर्तिकाग्र पर परागकण आ जाता है तब यह क्या करता है, पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जल और पोषक तत्व को ये अवशोषित कर लेता है, जिससे जो कायिक कोशिका होती है फूल जाती है। जो कायिक कोशिका होती है फूल जाती है और जो जनन छिद्र होता है ये पराग नलिका का रूप लेकर बाहर निकलती है, यानी जो जनन छिद्र होता है वो पराग नलिका का रूप लेकर बाहर निकलती है और पराग नलिका में कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक आ जाते हैं। पराग नलिका में कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, पराग नलिका में पहुंचने के बाद जो जनन कोशिका होती है इसका समसूत्री विभाजन होता है। तो जो जनन कोशिका होती है जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब दो अगुणित और अचल नर युग्मक बनते हैं। जब जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है तब दो अगुणित और अचल नर युग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो हमने आपको सबसे पहले नर युग्मक का विकास, इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। अब हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले हरिण डालेंगे नर युग्मोद्भिद का विकास। इसमें लिखेंगे अंकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका माना जाता है। अब सबसे पहले इसमें हरिण डालेंगे परागण पूर्व परिवर्धन पराग कोश के अंदर, यानी कि परागण होने से पहले पराग कोश के अंदर के विषय में हम आपको बताते हैं। तो पराग कण के अंदर एक बड़ी रिक्तका बन जाती है, यानी कि जो पराग कण के अंदर केंद्रक होता है और इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तकाएं होती हैं, ये आगे चलकर एक बड़ी रिक्तका बन जाती हैं, जिससे केंद्रक एक और खिसक जाता है। फिर केंद्रक समसूत्री विभाजन से दो केंद्रकों में विभाजित होता है, यानी जो केंद्रक होता है इसका जब समसूत्री विभाजन होता है तब यह दो केंद्रकों में विभाजित होता है। नंबर एक जनन केंद्रक, नंबर दो कायिक केंद्रक। इसके बाद क्या होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, यानी कि केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा, तब दो केंद्रकों का निर्माण होगा, जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक। इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब जनन कोशिका और कायिक कोशिका का निर्माण होता है। पराग कण के पराग कोश से बाहर आने पर होती है। यानी कि इतना हमने आपको बताया, इतनी जो पूरी प्रोसेस है ये पराग कोश के अंदर होती है। अब जब पराग कण जो है निकलकर, पराग कण पराग कोश के अंदर से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे परागण पश्चात परिवर्धन, यानी कि वर्तिकाग्र पर। जब पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, अब वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण जल और पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है। यानी कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब परागकण जल और पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, जिससे कायिक कोशिका फूल जाती है और जनन छिद्र से पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। यानी कि जैसे वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचता है वो जल और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और क्या होता है, जो कायिक कोशिका होते फूल जाती है और जनन छिद्र
पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। फिर लिखेंगे पराग नलिका में कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक उसमें आ जाते हैं, यानी कि जो पराग नलिका है उसमें कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक उस पराग नलिका में आ जाते हैं। पराग नलिका में पहुंचने के बाद जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जब पराग नलिका में आ जाते हैं कायिक और जनन कोशिका के केंद्रक, तब जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, तब जिससे दो अगुणित और अचल नरयुग्मक बनते हैं। तो इस प्रकार जो पराग नलिका में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं उनका निर्माण किस प्रकार होता है, मैंने आपको इस वीडियो में चित्र के माध्यम से आपको समझाया। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं और इसके विषय में आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। इसके बाद हम आपको इसकी पूरी प्रोसेस को हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गुरु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे पुष्प की मादा जननांग संरचना स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड में बीजांडकाय की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये है गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा। अब हम आपको इसके विषय में चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये है गुरु बीजाणु जनन के चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से इसकी पूरी प्रोसेस को समझाएंगे। तो ये है बीजांड। क्या है? बीजांड। और इसी के अंदर होता है बीजांडकाय, और बीजांडकाय के अंदर पाई जाती हैं अधोस्त्री कोशिका। जब अधोस्त्री कोशिका वृद्धि करती हैं, तब वृद्धि करके ये बदल जाती हैं प्रपसो कोशिका में, यानी कि जो अधोस्त्री कोशिका होती है, जब ये वृद्धि करती है यानी कि विकसित होती है, तो ये बदल जाती है प्रपसो कोशिका में। जब प्रपसो कोशिका का समसूत्री विभाजन होता है, तब ये 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। नंबर 1 प्राथमिक भित्ति कोशिका, नंबर 2 बीजाणु जनन कोशिका। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, या तो ये नष्ट हो जाती है, नहीं तो ये बीजाणु भित्ति का निर्माण करती है। और जो ये बीजाणु जनन कोशिका है, इससे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। जब गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर रेड पेन से गुरु बीजाणु बनाए हैं। जो 3 ये रेड पेन से गुरु बीजाणु है, ये निष्क्रिय हो जाते हैं, और जो एक शेष बचता है गुरु बीजाणु, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। जब इस गुरु बीजाणु का समसूत्री विभाजन होता है, तब यह 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। एक केंद्रक होता है निभाग की तरफ, और एक केंद्रक होता है बीजांड द्वार की तरफ। जब इसका फिर से समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो ये 2 केंद्रक होते हैं, जब इनका समसूत्री विभाजन होता है, तब 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। और जब इसका पुनः समसूत्री विभाजन होता है, तब 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। इसके बाद जब जो ये केंद्रक होते हैं, इसमें अब क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। जब इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब ऊपर जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इसे बोलते हैं प्रमुख कोशिका, और बीच में जो कोशिका होती है, इसे बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, और यहाँ पर देखिए 2 कोशिकाएं, इसे बोलेंगे सहायक कोशिका, और बीच में होती है अंड कोशिका। इस प्रकार अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप गुरु बीजाणु जनन के विषय में आप किस प्रकार लिखेंगे। हम आपको लिखकर बताएंगे, ताकि आप
बहुत ही आसानी से लिख सकें। अब सबसे पहले हेड डालेंगे गुरु बीजाणु जनन। इसमें लिखेंगे पुष्प की मादा जननांग संरचना स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड में बीजांडकाय की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब लिखेंगे बीजांडकाय में एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है जो द्विगुणित होती है। अधोस्तरीय कोशिका वृद्धि करके परपसु कोशिका में बदल जाती है। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब यह 2 भागों में बढ़ जाती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका नष्ट हो जाती है और बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। जब बीजाणु जनन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 3 गुरु बीजाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जो एक शेष बचता है वह क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तब 2 केंद्रक बनते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब इसका फिर से समसूत्री विभाजन होता है तब 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। जब इसका पुनः समसूत्री विभाजन होता है तब 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है तब ऊपर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बनती हैं, बीच में 2 ध्रुवीय कोशिका होती हैं, बीजांड द्वार के तरफ 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और उनके बीच में अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमने आपको सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन के विषय में चित्र के माध्यम से समझाया है। फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया है कि आप परीक्षा में जाकर किस प्रकार लिखेंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे, इसके बाद हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो हम आपको अब चित्र के माध्यम से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए है इंडोस्पर्म, ये त्रिगुणित होता है और ये क्या है, यूग्मज यानी कि जायगोट है। यानी कि जब हमने आपको दोहरा निषेचन पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि एक नर युग्मक आता है और अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तब युग्मज का निर्माण होता है, ये द्विगुणित होता है। और जब दूसरा नर युग्मक आता है 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता तब भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ये त्रिगुणित होता है। जो भ्रूणपोष होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। फिर जो ये जायगोट होता है इसके शुरुआत में आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। इसके बाद जब इसका सूत्री विभाजन होता है तब यह 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं टर्मिनल सेल और जो नीचे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं बेसल सेल। टर्मिनल सेल को भ्रूणी कोशा कहते हैं और बेसल सेल को निलंबक कोशा कहते हैं। जब इसका फिर से सूत्री विभाजन होता है तब 2 भ्रूणी कोशा और 2 निलंबक कोशा का निर्माण होता है और इसका आकार लगभग टी के आकार का होता है। फिर इसका पुनः जब सूत्री विभाजन होता है तब 4 भ्रूणी कोशा का निर्माण होता है और जो निलंबक कोशा होती है वह लगभग कह सकते हैं 6 से 10 लंबी सूत्राधार रचना बनती है। इसके बाद जब इसका पुनः सूत्री विभाजन होता है तब यह 8 भ्रूणी कोशा में विभाजित होती है। जो बाहर की 4 कोशिकाएं होती हैं इसे बोलते हैं एपी बेसल सेल और जो
बीच की कोशिकाएं 4 होती, इसे बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। इसके बाद इसका पुनः जब समसूत्री विभाजन होता है तब यह 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे वृद्धि करता है। वृद्धि जब करता है तो ये लगभग हृदय के आकार का हो जाता है। और जो ये इसका बीच वाला भाग है इसे बोलते हैं पेरिबलम। जब ये धीरे धीरे वृद्धि करता है तब बाद में क्या होता है, जो इसके बीज पत्र होते हैं बड़े होकर मुड़ जाते हैं। और जो परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण होते हैं वो 2 बीज पत्र होते हैं। जो ये वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं कोटिलेंड्स। और जो ये आपको हरा भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। और जो रेड वाला भाग इसे बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो इस प्रकार 2 बीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। तो बच्चों हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। अब हम आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताएंगे कि आप द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। इसमें लिखेंगे युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है। यह सूत्रीय विभाजनों द्वारा विभाजित होता है। शुरुआत में यह आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। इसके बाद जब इसका सूत्रीय विभाजन होता है तब यह 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। निभाग की ओर स्थित कोशिका को टर्मिनल सेल और नीचे वाले भाग को बेसल सेल कहते हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे टर्मिनल सेल को भ्रूणी कोशिका और बेसल सेल को निलंबक कोशिका कहते हैं। जब इसका फिर से सूत्रीय विभाजन होता है तो ये 2 भ्रूणी कोशिका और 2 निलंबक कोशिका का निर्माण होता है। जब इसका पुनः सूत्रीय विभाजन होता है तब इसमें 4 भ्रूणी कोशिका का निर्माण होता है। फिर इसके आगे लिखेंगे निलंबक कोशिका 6 से 10 तक लंबी सूत्राकार रचना बनती है। जब इसका फिर से सूत्रीय विभाजन होता है तब यह 8 भ्रूणी कोशिका में विभाजित होती है। बाहर की 4 कोशिकाओं को एपीबेसल सेल और बीच की 4 कोशिकाओं को हाइपोबेसल सेल कहते हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे फिर से इसका सूत्रीय विभाजन होता है तब यह 16 कोशिकाओं में विभाजित होता है। पुनः वृद्धि करके विभाजन द्वारा भ्रूण कुछ हृदय आकार का हो जाता है, यानी कि हर टाइप का हो जाता है। बाद में बीजपत्र बड़े होकर मुड़ जाते हैं। इस प्रकार परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं जो एक अक्ष से जुड़े होते हैं। अक्ष का एक भाग जो बीजपत्रों के बीच होता है जिसे परांकुर कहते हैं और दूसरा भाग मूलांकुर कहलाता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। हमने आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाया, फिर हमने आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखें। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीजांड की संरचना इसके विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद हम आपको पंच के माध्यम से लिखकर बताएंगे कि आप बीजांड की संरचना इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये है बीजांड का चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। तो बीजांड जो है जिस स्थान पर अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं बीजांड व्रंत। और बीजांड के जो भीतर अधिकांश भाग होता है वो होता है बीजांड काय का बना होता है। और इसके ऊपर जो भाग होता है इसे बोलते हैं निभाग और नीचे वाले भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार। और जो बीजांड काय है इसके भीतर भ्रूण कोश उपस्थित होता है। भ्रूण कोश में ऊपर की ओर 3 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं और बीच में
ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं और नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में अंड कोशिका पाई जाती है। एक बार हम आपको फिर से चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ये बीजांड का चित्र है। अब इसमें देखिए, बीजांड जो है जिस स्थान पर अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं बीजांड व्रंत। और बीजांड के भीतर अधिकांश भाग जो है बीजांड काय का बना होता है, जिसमें अध्यावरण पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? अध्यावरण पाए जाते हैं। इनके बीच की ओर कह सकते हैं नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बोलते हैं बीजांड द्वार, और ऊपर जो भाग होता है इसे बोलते हैं निभाग। बीजांड काय के भीतर एक भ्रूण कोश होता है और भ्रूण कोश में ऊपर की ओर 3 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, बीच में ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं और नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और सहायक कोशिकाओं के बीच में अंड कोशिका पाई जाती है। तो बच्चों, हमने आपको चित्र के माध्यम से बीजांड की संरचना के विषय में समझाया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार इसके विषय में लिखेंगे। तो इसमें हेडिंग डालेंगे बीजांड की संरचना। इसमें लिखेंगे बीजांड जिस स्थान पर अंडाशय से जुड़ा होता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड के भीतर अधिकांश भाग बीजांड काय का बना होता है, जिसमें अध्यावरण पाए जाते हैं। इनके बीच नीचे की ओर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं और ऊपरी भाग निभाग कहलाता है। अब इसके आगे लिखेंगे बीजांड काय में भीतर की ओर भ्रूण कोश उपस्थित होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीच में अंड कोशिका होती है और उसके दोनों तरफ सहायक कोशिकाएं होती हैं। निभाग की ओर प्रमुख कोशिकाएं होती हैं और भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बीजांड की संरचना के विषय में चित्र के माध्यम से समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।